साथियों, इस क्लास में हम लोग 2017 का जो मेंस हुआ था आर का, उस पेपर को हल करेंगे। जी हाँ, क्लास का नाम है PYQs विद MDA, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। बहुत सारी चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको वर्तमान संदर्भों में देखेंगे। वर्तमान संदर्भों में मतलब नए आंकड़ों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी जैसे डैपाक विधि है इसको हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको यूनिक मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्थल दिए गए हैं और उनके खोजकर्ता दिए गए हैं दूसरी तरफ, इनको मिलाना है। तो हड़प्पा आप सभी जानते हैं, हड़प्पा की खोज जो है दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। इसके साथ ही एक और स्थल था दोस्तों, मोहनजोदड़ो या फिर जोदड़ो। इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये भी याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने। कैसे याद रखना है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का मोहन उठाइएगा और राखाल दास का दास उठाइएगा, दोनों को जब मिला देंगे तो मोहनदास हो जाएगा। तो जहाँ पर मोहनदास जो है पूरा बन जाए तो समझ लेना कि मोहनजोदड़ो और राखालदास बनर्जी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर हड़प्पा दिया गया है, और यदि यहाँ पर दिया जाता दूसरी ओर राखालदास बनर्जी और इधर हड़प्पा की जगह दिया जाता मोहनजोदड़ो, तो हम लोग उसको आसानी से कर लेते, क्योंकि यहाँ का मोहन उठा लेते और इधर का दास उठा लेते। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाता। ये अपने अपने ट्रिक हैं दोस्तों, आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको। हस्तिनापुर की खोज जो है दोस्तों किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज जो है दोस्तों जॉन मार्शल ने की थी। बच्चा कौशाम्बी, जो आज के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, कौशाम्बी की खोज जो है दोस्तों NG मजूमदार ने की थी। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? 16 महाजनपद दिए गए हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय दोस्तों कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से मिलती है, ये जैन ग्रंथ है दोस्तों। तो यहाँ से इन दो ग्रंथों से पता लगता है कि उस समय 16 महाजनपद थे। कब? बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में। तो उनकी राजधानियाँ भी थीं, तो वही राजधानियाँ दी गई हैं और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अंग की राजधानी दोस्तों चंपा थी, सही है। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी दोस्तों, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। बाकी वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, याद रखिएगा। और अहिछत्र किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो पांचाल की राजधानी थी। कैसे याद रखना है? पांचाल में जो चा है इसके बाद छा आता है, तो अहिछत्र और पांचाल दोनों में कॉम्बिनेशन देखिए बन रहा है, पांचाल का चा और अहिछत्र का छा। फिर अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को। तो एक तरफ बुद्ध को ले लेते हैं, एक तरफ महावीर स्वामी को ले लेते हैं। दोस्तों बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, महामाया। और महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। कैसे आपको ट्रिक बताया था याद करने के लिए? एक इनकी मुद्रा है दोस्तों जिसमें ये धरा पर हाथ धरे हुए हैं। जब काम आदि इनको भटकाने के लिए आते हैं, जब ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं तो भटकाने के लिए आते हैं, तो ये धरती को साक्षी मान के आवाहन करते हैं। तो उस मुद्रा को जो है दोस्तों यही भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, मतलब धरा स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो यशोधरा, जहाँ धरा की बात हो तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी, और जो महावीर स्वामी हैं उनकी पत्नी का नाम है यशोदा।
उम्मीद करता हूँ कि अब कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों सिद्धार्थ दोनों का नाम था, बुद्ध और महावीर। तो बुद्ध के संदर्भ में जो सिद्धार्थ थे तो इनका खुद का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के संदर्भ में जो सिद्धार्थ थे वो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, याद रखिएगा। अब सवाल बनता है कि बुद्ध के पिता कौन थे। बुद्ध के पिता जो हैं शुद्धोधन थे, ये भी याद रखिएगा। शुद्धोधन, शुद्धोधन याद रखिएगा। दोस्तों त्रिरत्नों की बात की जाती है, पिछली क्लास में भी आपको बताया है। त्रिरत्न जो हैं बौद्ध धर्म में 3 हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। इन तीनों को जो है सम्मिलित रूप से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। वहीं यदि जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो आपको पिछली बार भी बताया था, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो सम्यक चरित्र भी हो जाएगा। तो इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो हैं वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, जो मूल प्रश्न है। और महावीर स्वामी को दोस्तों किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका, ये भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। अगला प्रश्न, डेमेट्रियस शासक दिया गया है दोस्तों और उनके वंश का नाम बताया गया है। डेमेट्रियस जो है दोस्तों किस वंश का था? तो हिंद यूनानी था। रुद्रदामन जो है दोस्तों वो शक शासक था। रुद्रदामन शक शासक था। गोंडोफर्नीज जो है दोस्तों पहलव था, याद रखिएगा। और बिम जो है दोस्तों वो कुषाण शासक था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। आपको पता होगा कि सातवाहन जो है दोस्तों ब्राह्मण धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। तो जहाँ ब्राह्मण होंगे वहाँ संस्कृत भी होगी। तो संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ सातवाहनों के समय में। कथन ठीक है। कारण जैसे ही पूछा जाए तो लगाइए, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो जब अपनाया होगा तभी तो संस्कृत का विकास हुआ होगा। तो कथन जो है ठीक है, कारण कथन की पुष्टि करता है, व्याख्या करता है और सही भी है। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। स्वर्ण सिक्कों की बात करें दोस्तों तो सबसे प्राचीनतम जो सिक्के थे वो कौन से थे? सबसे प्राचीनतम सिक्के जो थे दोस्तों वो आहत सिक्के, इनको पंचमार्क भी कहा जाता है। ये किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के बने होते थे। इसके बाद दोस्तों सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? हिंद यवनों ने चलाए थे, ये भी याद रखिएगा। अभी जिसकी बात हमने की वो हिंद यवन ही था। तो हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। यदि बात की जाए शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए तो कुषाणों ने चलाए, कुषाणों ने चलाए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध दिए गए हैं दोस्तों और उनके वर्ष दिए गए हैं। चंदावर का युद्ध या फिर चंदवाड़ का युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था? पहले तो तैमूर का देख लेते हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो है वो 1194 में किया था। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बचा और चंदावर का युद्ध बचा। तो तैमूर का आक्रमण, माफ़ कीजिएगा, तैमूर का आक्रमण जो है वो तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था।
तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध दोस्तों बाबर और अफगानों के बीच हुआ था 1529 में। अब बचा कौन? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 94 में हुआ था। तो इस तरह से सभी जब आप मिला लेंगे तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी जीत गया था। इससे पहले 2 युद्ध और हुए थे, 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे, जिसमें पहले वाले में पृथ्वीराज विजयी हुआ था, गौरी हारा था, और दूसरे में पृथ्वीराज हारा था, गौरी विजय हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संत दिए गए हैं और उनके दर्शन दिए गए हैं। वल्लभाचार्य का दर्शन दोस्तों कौन सा है? पुष्टि मार्ग। रामानुज का जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद, और शंकर या फिर शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद। बचा कौन? बचे हैं मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य का जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। याद रखिएगा। माधव किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण जो है राधा के साथ थे, कृष्ण और राधा। याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ, कृष्ण और राधा के साथ थे तो ये 2 थे, इसीलिए द्वैतवाद। मध्वाचार्य मतलब द्वैतवाद, ऐसे याद रखिएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो लेडेन और रस्किन ने किया था। याद रखिएगा। ये मूल रूप से तुर्की भाषा में थी, ये भी याद रखिएगा। इसका शीर्षक जो है वो तुजुक-ए-बाबरी था। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे दोस्तों? इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, किंग मेकर। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला, याद रखिएगा। इनको सैयद बंधु के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया दोस्तों? तो दारा शिकोह को जो है दिल्ली में दफनाया गया। किसने दफनाया? औरंगजेब ने। ये जो है औरंगजेब का ही भाई था दारा शिकोह, और दोनों में गद्दी को लेके लड़ाई हुई थी। और औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का। याद रखिएगा। अगला दोस्तों, युद्ध दिए गए हैं और कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। दौराह का युद्ध या फिर देवरा का युद्ध जो है वो 1532 में हुआ था, हुमायूं के समय में। इसमें हुमायूं सम्मिलित था। कन्नौज का युद्ध 1539 में हुआ था। नहीं, कन्नौज वाला 1540 में हुआ था। और चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। ये भी हुमायूं के बीच हुआ था और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। बचा सामूगढ़ का युद्ध, वो 1658 में हुआ था। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो पहला और 1539 वाला चौसा का युद्ध, पहला चौथा, तो देखते हैं बी वाला विकल्प ठीक हो जाएगा जब हम अपने हिसाब से मिलाएंगे तब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जो है वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। और बेबल योजना जो है 1945 में आई। याद रखिएगा। इन सब को जब मिलाएंगे तो विकल्प बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल दिए गए हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं इस तरह के सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस पे पूरा एक वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। सारे सवाल वहीं से कवर हो जाएंगे, कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1885 में हुई थी। भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी है, उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों, भारतीय साम्यवादी दल
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। AIDMK की स्थापना 1975 में हुई थी, 1972 में हुई थी। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह जी का निधन हो चुका है, उसकी स्थापना 1992 में मुलायम सिंह जी के द्वारा की गई थी। और जो आज बीजेपी है वो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। बीजेपी ने वर्तमान स्वरूप कब ग्रहण किया? 1980 में, अटल बिहारी के नेतृत्व में, अटल बिहारी और LK आडवाणी के नेतृत्व में। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। एक प्रावधान और था दोस्तों, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है सरकार भारतीयों की शिक्षा पर ख़त्म करेगी, ये भी प्रावधान इसी अधिनियम में था। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब इस पर व्यापार पर जो है केवल कंपनी का ही अधिकार नहीं रहेगा और भी व्यापारी जो हैं व्यापार कर सकते हैं, ये प्रावधान हो गया। इसके बाद दोस्तों जो 1833 का एक्ट आया, उसने जो है पूर्णतः व्यापार पर प्रतिबंध लगवा दिया, ये भी याद रखिएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य किताबें दी गई हैं और किताबें दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। BD सावरकर की पुस्तक अरे यार पुस्तक नहीं, BD सावरकर की पुस्तक कौन सी है? BD सावरकर की द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार की पुस्तक कौन सी है? द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। SB चौधरी की पुस्तक कौन सी है? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। बचे अशोक मेहता दोस्तों, तो द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। अशोक मेहता दोस्तों वही हैं जिन्होंने बलवंत राय मेहता के बाद BRM के बाद जो है 1977 में पंचायती राज पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी, द्विस्तरीय, याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता ने दोस्तों त्रिस्तरीय, ये भी याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था लागू है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। अब हम इसको याद करने का लॉजिक कैसे निकालेंगे? अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन, ठीक है। अशोक को आप जानते ही हैं, मौर्य साम्राज्य में अशोक ने कहा जाता है अपने 99 भाइयों को मारा था। अब जब भाइयों को मारा होगा तो विद्रोह जैसी स्थिति हो गई होगी, तो ये किसी ग्रेट रिवेलियन से कम थोड़े रहा होगा। तो द ग्रेट रिवेलियन अशोक से संबंधित है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं अब भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, लाहौर प्रस्ताव बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक से संबंधित है। पीरपुर रिपोर्ट जो है राजा मोहम्मद मेहंदी के द्वारा तैयार की गई। जनता की योजना दोस्तों विनोबा भावे ने नहीं दी थी, यही वाला गलत है, याद रखिएगा। विनोबा भावे जो हैं दोस्तों पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको कौन सा नोबल मिला है? एशिया का नोबल जिसको कहते हैं मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, याद रखिएगा। अभी किसको दिया गया है? रवि कन्नन को दिया गया है, अचूक मारक सामग्री में आपको बताया है। गांधीयन प्लान जो है दोस्तों SN अग्रवाल ने दिया था। जनता की योजना किसने दी थी? देख लेते हैं इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। जी हाँ, जनता की जो योजना है जिसको पीपल्स प्लान कहते हैं वो MN राय ने दिया था 1945 में, इसको रट जाइएगा, मानवेंद्र नाथ राय ने। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको रट ही लिया जाए, जब रटे रहेंगे तो रिपीट होने पर खटाक से चंद
सेकेंड में ही आप सही उत्तर कर देंगे, नहीं तो सोचना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं फिर से कथन और कारण से एक प्रश्न पूछ लिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, एकदम सही है, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। और इसका विरोध किया गया दोस्तों तब सितंबर 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पंचाट था इसको रद्द कर दिया गया, कहाँ से? 24 सितंबर 1932 के पैक्ट से। अच्छा, अब सवाल बनता है कि इसमें था क्या? इसमें दोस्तों जो अल्पसंख्यक थे खासकर मुसलमान, उनके लिए कहा गया कि आपके लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। मतलब जो आपका क्षेत्र होगा वहाँ आपका ही कोई व्यक्ति खड़ा होगा और उसको जो वोट देंगे वो आपके ही लोग देंगे। मतलब मुसलमान व्यक्ति को मुसलमान मतदाता ही अपना मत देंगे, बाकी छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि छोटे छोटे पाकिस्तान बनाने वाली बात थी, बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा था ये। तो इसका विरोध किया था गांधी जी ने। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ वो इसी के संबंध में था दोस्तों। जब ये मुद्दा हल हो गया तो पूना पैक्ट चर्चा में आया था, उसी के माध्यम से इसको हल किया गया था। तो कारण क्या है? इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। एकदम सही है, इन्होंने थोड़ा लंबा बताया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी ठीक है। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बी माना है जो कि गलत है, याद रखिएगा। अब भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए, पिछले वाले जब हमने 17 का प्री किया था पिछली वीडियो में, उसमें भी एक प्रश्न ऐसा ही आया था। तब वहाँ पर विकल्प में महानदी थी, लेकिन यहाँ पर महानदी नहीं है। कहा गया है कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये सहायक नदियाँ दे दी गई हैं। तो इनमें से दोस्तों सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, याद रखिएगा। रटने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मलमपुझा नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा। केरला की नदी है मलमपुझा, याद रखिएगा। और दोस्तों ये केरला की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब सवाल बनता है कि पहली सबसे बड़ी नदी कौन है केरला की? तो पेरियार नदी, ये भी याद रखिएगा। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो चेरुथानी बांध जो है वो पेरियार नदी पर ही स्थित है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। ये चित्रकूट नहीं, ये यहाँ पर है चित्रकोट। एक चित्रकूट है जो कि यूपी का जिला है, और ये चित्रकोट है जो कि एक जलप्रपात है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, याद रखिएगा। चित्रकूट यूपी का जिला है। और चित्रकूट में ही दोस्तों रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और 54वां आपको बता दिया है, राजस्थान का है। अब कौन सा है ये आप लोग बताइएगा, अचूक मार्क सामग्री में आपको बताया है। और एक प्रश्न और बन सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बृहस्पति पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ पश्चिमी घाट और ऐसे धीरे धीरे नीचा हुआ और पठार का रूप ले लिया इसने। तो देखिए पूर्वी जो ढाल है वो एक तरह से नीचा होता हुआ पठार है, तो यह कथन भी ठीक है। तीसरा है, इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, एकदम सही है दोस्तों। उत्तरी खंड जो है वो लावा से आच्छादित है। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, लावा से आच्छादित है ये वाला हिस्सा। दोस्तों लावा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो होता है में होता है वो क्या होता है? मैग्मा। और जब मैग्मा सतह पर आ जाता है तो वही लावा बन जाता है,
याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ अब मैग्मा और लावा में कंफ्यूज नहीं होंगे। जो में होता है वो मैग्मा, में मतलब पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फसलें दी गई हैं और उत्पादक राज्य दिए गए हैं। जूट, देखिए पिछले पेपर का प्रश्न रिपीट हुआ है। जूट जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उत्पादन होता है, चाय का असम में होता है, गन्ना का उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन यदि प्रति हेक्टेयर की बात कर दी जाए, प्रति हेक्टेयर की, तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ये भी याद रखिएगा। रबर जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। रबर कहाँ उत्पादन होता है? रबर का सर्वाधिक केरल में, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की रोपाई की जाती है। धान की रोपाई से ही संबंधित एक विधि है डैपाग विधि। इसको दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है फिलीपींस से। कृषि को लेकर निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन आपको कंटेंट पूरा अलग से आपको उपलब्ध करा दूंगा। कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा ही यूपी स्पेशल में भी आपको करना है। डैपाग विधि फिलीपींस से ली गई। इसमें क्या होता है? धान की पौध दोस्तों तैयार की जाती है। एक पन्नी ले ली जाती है या फिर सीट जिसको कहें, सीट ले ली जाती है, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी को बढ़िया तरीके से तैयार करके बिछा दिया जाता है। फिर इसी में जो है क्या धान की बुआई कर दी जाती है, धान का बीज बो दिया जाता है। फिर जो पौध तैयार हो जाती है इस सीट पर, तो इस सीट को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इस तरह से, ऐसे इस तरह से काट लिया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, और एक एक टुकड़े को उठाकर रख लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पौध होती है दोस्तों, उसको एक एक करके चुन चुन कर उखाड़ना नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है? समय और श्रम दोनों की बचत होती है। आपने देखा होगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो धान की जो पौध होती है उसको मजदूर एक एक करके हाथ से उखाड़ते हैं, फिर जाके उसका गट्ठर बनाते हैं, ठीक है, और उस गट्ठर को ले जाके फिर एक एक करके हाथों से उसकी खेत में रोपाई करते हैं, दूसरे खेत में। तो इस तरह से समय और श्रम ज़्यादा लगता था। तो जो डैपाग विधि है उससे समय और श्रम कम लगेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे पीसेस, जिस तरह से मिठाई नहीं होती है डिब्बे में, मिठाई के पीस रखे रहते हैं, उसी तरह से पीसेस बना लिए जाते हैं और उनको उठा लिया जाता है, और उठा के जो है सीधे मशीन में डाल दिया जाता है, और मशीन जो है उसकी रोपाई कर देती है। तो डैपाग विधि फिलीपींस से ली गई है। किस फसल से संबंधित है? तो धान की फसल से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, अब इनकी व्याख्या में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसीलिए कहा गया है MDA मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक है सिंगरैनी, ये कोयला क्षेत्र है सिंगरैनी, और एक है सिंगरौली। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगरैनी है आंध्र प्रदेश में, और सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में, और थोड़ा सा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, शायद सतना में पड़ता है, याद रखिएगा। तो सिंगरौली है तो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा, जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई दक्षिणी राज्य ही होगा, और दक्षिणी राज्य कौन है? केरल है। तो केरल में ही काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फसलों के उत्पादन और जो भी खनिज वगैरह हैं उनके उत्पादन को लेकर निश्चिंत रहिए। परीक्षा से पहले आपको एकदम अपडेटेड मैटर उपलब्ध करा दूंगा, उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सोना, आपने KGF देखी होगी, कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए जो है गुंटूर नहीं दोस्तों, लौह अयस्क के लिए और कई खाने हैं, जैसे मयूरभंज में है, ओडिशा में मयूरभंज, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कुद्रेमुख, बाबा बूदन, ये सब लौह अयस्क से संबंधित हैं।
हीरा के लिए जो है दोस्तों पन्ना की खान मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से विकल्प सी सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न, कथन और कारण दिया गया है। पिछली बार भी आपको ये प्रश्न इसी से मिलता जुलता प्रश्न बताया था। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, सही बात है, क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है, लेकिन यदि बात की जाए सर्वाधिक उत्पादन तो यूपी में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बता दिया है कि महाराष्ट्र और अन्य दक्षिणी राज्यों में होता है। गन्ने की बात करें तो यूपी में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ है, वो यूपी के लखनऊ में है। यदि परिषद की बात कर दी जाए, गन्ना अनुसंधान परिषद की, तो उत्तर प्रदेश के मतलब हमारे ज़िले में है शाहजहाँपुर, SPN शाहजहाँपुर में है, याद रखिएगा। और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, कानपुर में। तो ये गन्ने से संबंधित सारा काम हो गया। और गन्ने के लिए जिस तरह से अन्य फसलों के लिए MSP निर्धारित किया जाता है, वैसे ही गन्ने के लिए FRP निर्धारित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी ठीक है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है दोस्तों, तो झारखंड में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। लिग्नाइट आपको पता ही है, कोयले की एक किस्म है, ABLP। आपको कई बार ट्रिक बताया है, जो लोग रेगुलर चीज़ों को देखते हैं उन्हें पता होगा। कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ए का मतलब एंथ्रासाइट, बी का मतलब बिटुमिनस, एल का मतलब लिग्नाइट और पी का मतलब पीट। तो सबसे घटिया क्वालिटी का कौन सा हो गया, पीट, और सबसे उम्दा कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। तो यही क्रम है, घटता क्रम है, याद रखिएगा, ABLP। तो जो लिग्नाइट वाला कोयला है दोस्तों, इसके सर्वाधिक भंडार जो हैं वो TMD बोले तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। झारखंड में तो हैं नहीं, बाकी थोड़े थोड़े गुजरात में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं और पुदुचेरी में भी हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हीरा दोस्तों आप सभी को पता है, हीरा कार्बन का ही रूप होता है। संगमरमर जो है दोस्तों वो कैल्शियम से संबंधित होता है, और सिलिकॉन जो है वो रेत से संबंधित होता है। बचा कौन, माणिक जिसे रूबी भी कहते हैं, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से संबंधित होता है। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बर्ड जियोग्राफी देखते हैं। लोमबोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है दोस्तों, तो लोमबोक जलडमरू मध्य जो है दोस्तों, लोमबोक और बाली द्वीपों के बीच में है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। डमरू की बात हुई है दोस्तों, डमरू कैसा होता है, ऐसा डमरू होता है, ठीक है। अब कहा गया जल डमरू मध्य, अब डमरू का मध्य क्या होगा, ये तो कह रहा है कि जल जो है डमरू के मध्य, तो इसी को कहते हैं जल डमरू मध्य। क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये डमरू का मध्य ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 जल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ता है, यही जल डमरू मध्य होता है। तो लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य है दोस्तों, बाली और लोमबोक के मध्य। दोनों द्वीप जो हैं दोस्तों इंडोनेशिया देश में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। बाली आप लोग जानते ही होंगे, बाली किस लिए चर्चा में रहा, क्योंकि जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन था वो यहीं पर हुआ था, और 18वां दोस्तों अपने यहाँ भारत में, याद रखिएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है दोस्तों, तो ब्राज़ील की धारा जो है वो गर्म जल धारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, याद रखिएगा। धारा पर एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें सारी धाराएं आपकी कवर हो जाएंगी। थोड़ा दोस्तों फिजिकल प्रॉब्लम है कान की, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं, रेगुलरिटी कायम नहीं हो पा रही है। देश और प्राथमिक निर्यात बताए गए हैं, प्रमुख निर्यात, इनको मिलाना है। तो जो चाड है दोस्तों वो पेट्रोलियम का निर्यातक है। नाइजर
जो है दोस्तों, आपको पहले भी बताया कि बेनिन जो है जिससे बिनाई की जाती है, बुनाई की जाती है, काहे की, कपास की, तो बेनिन कपास के लिए जाना जाता है, प्रमुख निर्यातक है। रवांडा जो है दोस्तों वो कहवा के लिए जाना जाता है। बचा नाइजर वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। अफ्रीकी देश हैं, याद कर लीजिएगा। तो जब मिलाएंगे तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है कौन सा? सऊदी अरब हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश है दोस्तों कौन सा? ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो रूस के प्रमुख संसाधनों में कौन नहीं है दोस्तों? कोयला भी है, लौह भी है, लौह अयस्क भी है और हीरा भी है। दोस्तों डायमंड के उत्पादन में रूस का पहला स्थान है, याद रखिएगा। जो नहीं है दोस्तों वो क्या है? यूरेनियम नहीं है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों काहे के लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए, याद रखिएगा। दोस्तों 5 झीलें पूछ ली जाती हैं ग्रेट लेक्स के नाम से। HOMES, होम्स। होम्स मतलब ह्यूरन, ओ का मतलब ओंटारियो, एम का मतलब मिशिगन, ई का मतलब इरी और एस का मतलब सुपीरियर। इनको याद रखिएगा, इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? झीलें दी गई हैं और झीलें और देश सब कुछ दिया गया है और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बैकाल दोस्तों झील है, रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। मलावी दोस्तों एक देश है जो कि अफ्रीका में ना कि एशिया में, तो यही बी वाला सुमेलित नहीं है। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के बीच है। टांगनिका जो है दोस्तों वो अफ्रीका में एक झील का नाम है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। मलावी जो है अफ्रीका में है। जनसंख्या और नगरीकरण पर देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जहां दोस्तों दमन होता है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, माफ कीजिएगा, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो अंडमान निकोबार का। यदि प्रदेश की बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो 19 है, याद रखिएगा। 19 है कि 17 है, कन्फ्यूजन है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है दोस्तों? बिहार, याद रखिएगा, 1106 है वहाँ पर। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382। यदि यूपी का पूछ लिया जाए तो 829 है, याद रखिएगा। यूपी का जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित, अच्छा यूपी का कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो गाजियाबाद, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो दिए गए देशों में दोस्तों मंगोलिया ही हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि एकदम उत्तर में है। इसकी राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर। नॉर्डिक एलिफेंट जो दोस्तों अभ्यास है, वो नॉर्डिक एलिफेंट जो अभ्यास है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों 2017 का प्रश्न है, उसी हिसाब से उत्तर दिया गया 575 मिलियन। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दोस्तों दादर और नगर हवेली की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। दोस्तों दादर और नगर हवेली, दमन दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया है, तो
तो दोस्तों जहाँ साक्षरता कम है वहीं लिंगानुपात कम होगा, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भ्रूण हत्या ज़्यादा होगी, तो भ्रूण हत्या ज़्यादा होगी तो लिंगानुपात क्या हो जाएगा, लिंगानुपात कम हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा। तो लिंगानुपात यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो अब दमन दीव, दादर नागर हवेली दोनों में हो जाएगा। ठीक है। और राज्य की बात करी जाए तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में। यहीं से मोदी जी ने शुरुआत की थी किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP की। तो इस तरह से दिया गया है कि साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ है दोस्तों, दादर नगर हवेली में। यदि सर्वाधिक साक्षरता की बात करी जाए तो केरल में है। सबसे कम साक्षरता की बात करी जाए तो बिहार में है। यदि महिला साक्षरता की बात की जाए तो सबसे अधिक महिला साक्षरता केरल में, सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में। यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता केरल में, सबसे कम बिहार में। यदि यूपी में साक्षरता की बात की जाए तो सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध के अंदर होगी, तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता जो है दोस्तों श्रावस्ती में है, ये भी याद रखिएगा। श्रावस्ती ही वह जिला है जहां से हाल ही में योगी जी ने कौन से अभियान की शुरुआत की है, स्कूल चलो। ये भी आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया है, स्कूल चलो अभियान। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको इनकी व्याख्या में तो मिलने से रहीं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है PYQs विद MDA। चीज़ें अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों बिना आपके सहयोग के चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो आपसे बड़ी उम्मीद रहती है, तो ध्यान दिया करिए इन सब चीज़ों पर। 2011 की, और हाँ दोस्तों ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो बात अलग है कि आपको चीज़ें ना पसंद आए तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यदि आपको थोड़ा भी लाभ मिल रहा है तो आपका ये नैतिक दायित्व हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो दमन दीव। देखिए अभी आपको मैंने किस तरह से जोड़ के बताया, जहाँ शिक्षा कम होगी वहीं भ्रूण हत्या ज़्यादा होगी, वहीं दमन ज़्यादा होगा। किसका, महिलाओं का, मतलब बच्चियों का। तो दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। राज्य की बात करें तो हरियाणा है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 16, अब पॉलिटी के प्रश्नों को देख लेते हैं। भाग 16 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, ये भी याद रखिएगा। जो 15वां जो है वो पोलिंग से संबंधित है। भाग 15 पोलिंग बोले तो मतदान से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया, आर्टिकल 280 में। और भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 12 वित्त संपत्ति और बाद, ये सब भाग 12 में दिए गए। प्रशासनिक अधिकरण भाग 14A में दिए गए हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है दोस्तों, 3 माह तक, याद रखिएगा 3 माह तक। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रावधान जो है दोस्तों संविधान के आर्टिकल 197 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 326। और दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से जो मतदान की आयु थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, वो था 61वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। अब जो है दोस्तों समितियां दी गई हैं, एक समिति जरूर यहाँ से पूछ ली जाती है और अक्सर मिलान करने के लिए भी पूछ ली जाती है। बहुत ही आयोग प्रिय प्रश्न है और एकदम बच्चा प्रश्न भी है। इतनी बार इसको करा चुका हूँ कि आपको याद हो ही जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति, BR मेहता समिति आपको अभी बताई है 1957 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति ठीक इसके 20 वर्ष बाद 1977 में गठित हुई थी। इसने
द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन जो बलवंत राय या फिर वी.आर. मेहता समिति थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, याद रखिएगा। अब तो ये दो को हमने मिला दिया। बी.आर. मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी को पढ़िएगा, छिंगवी 86, तो 86 छिंगवी, ऐसे याद रखिएगा। एल.एम. सिंघवी 1986, बची एक पी.के. थुंगन, तो इसका गठन जो है वो 1988 में किया गया था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। जब मिलाएंगे तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो आप सभी जानते होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी और भाग 9 जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। भाग 9 जोड़ा गया था और ये जो संशोधन अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ अर्थव्यवस्था से बने प्रश्नों को देख लेते हैं। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलकर और परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़े सैद्धांतिक प्रश्न हैं, इन पे ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, रट्टा मार लीजिएगा, ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। और कोई विशेष रॉकेट साइंस भी नहीं है, कॉमन सेंस के आधार पे आप इसका उत्तर दे देंगे। थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं ना कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स मत पढ़िएगा, इकोनॉमी के लिए कौनो किताब पढ़ने की कौनो आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल पुराना पेपर पढ़ लीजिए और लूसेंट में जो ग्राफ व्राफ दिए हैं, लेफर बकर वगैरह, ये सब उन सबको पढ़ लीजिएगा। और ये पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन, यहीं से प्रश्न आपको फंस जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में कमी, रोजगार के अवसरों में कमी। तीनों ठीक हैं, ये जो ए वाला है यही ठीक नहीं है। इसको गरीबी का सूचक नहीं माना जा सकता है। अब कोई व्यक्ति अमीर है, उसके पास साधन नहीं है, पता लगा चला ही नहीं पाता है बाइक, तो बाइक नहीं होगी तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो गरीब हो जाएगा। तो परिवहन के साधनों की कम संख्या जो है गरीबी का सूचक नहीं है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। परिवहन, संचार, वाणिज्य किस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। 3 तरह की गतिविधियां होती हैं दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में दोस्तों कृषि क्षेत्र आ जाता है और द्वितीयक गतिविधियों में जो है दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, विनिर्माण। और तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें सेवाएं आ जाती हैं, जो आजकल इनके लिए हम लोग भुगतान करते हैं। जोमेटो हो गया, ये ई-कॉमर्स कंपनियां हो गई, फ्लिपकार्ट वगैरह, और इसके साथ ही होटल वोटल हो गए सब। तो ये सब तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। आयात कर जो है दोस्तों, आयात कर क्या करता है? व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है? नहीं दोस्तों, इसको इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी व्यापार की मात्रा को घटाता है, यही कथन ठीक है। यदि कोई दोस्तों एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है ना, आपको पिछली क्लास में बताया भी था, याद होगा। तो जब कोई देश दूसरे देश में उस देश की तुलना में बहुत ही कम कीमत पर उत्पादों को डंप कर देता है तो उसको कहते हैं डंपिंग। और जिस देश में डंप किया जाता है वो देश डंप करने वाले देश पर जो टैक्स लगा देता है उसको कहते हैं एंटी डंपिंग टैक्स। तो जो टैक्स लगता है वो दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी के ही रूप में लगता है। एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी होता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ आई तो हम क्या कर देंगे, कोई चीज़ 20 रुपए की आई तो भारत क्या करे, और भारत जैसे एक मोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भारत में चावल जो है वो 20 रुपये पर केजी है
और इधर चाइना है बगल में, चाइना में 10 रुपये में ही है। अब चाइना कहता है कि हमारे यहाँ 10 रुपये में है, भारत में 20 में है, तो हम अपना 15 में उतार देते हैं, भारत में 15 में भेज देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो भारत के किसान हैं उनके हित प्रभावित हो जाएंगे। उनको 20 रुपये मिल रहा था लेकिन चाइना का 15 में मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है लोग 15 की ओर भागेंगे। तो 15 वाला ज़्यादा बिकेगा, 20 वाला कम बिकेगा। 20 वाला जब कम बिकेगा तो भारतीय किसानों को घाटा हो जाएगा। तो सरकार इस घाटे से उबरने के लिए क्या करेगी, ये जो 15 रुपये में चावल पड़ रहा है चीन का, इस पर क्या करेगी, आयात शुल्क लगा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी दोस्तों। तो पता लगा कि भारत ने 10 रुपये लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी 15 रुपये के चावल पर, तो यही चावल 25 रुपये में हो जाएगा भारत में। तो फिर क्या होगा, भारत के ही किसानों वाला जो चावल है 20 वाला वो ज़्यादा बिकेगा और हमारे हित प्रभावित नहीं होंगे। तो ये क्या करता है दोस्तों, व्यापार की मात्रा को घटा देता है। क्यों दोस्तों, जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो चाइना क्या कहेगा, चाइना कहेगा भाई इंडिया वाला ज़्यादा बिक रहा है, हमारा 25 में पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे मात्रा, तो व्यापार घट जाएगा। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था दोस्तों, कब, 1994 में, याद रखिएगा। जीएसटी किस तरह का कर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। छोटे छोटे टैक्सों को उठाकर एक टैक्स का रूप दे दिया गया, उसी को जीएसटी कहा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कहा था विपक्षियों ने। ये भारत में कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1900 कहाँ से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। और इसकी जो मेन गवर्निंग बॉडी होती है दोस्तों, वो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है। और इसकी प्रमुख कौन होता है इसका दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण जो है दोस्तों, वो जीएसटी काउंसिल, बोले तो वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है, तो आरबीआई है दोस्तों। 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका प्रारंभ में हेडक्वार्टर जो है दोस्तों कहाँ था, कोलकाता में था, केकेटी। बाद में 37 में इसको सरका दिया गया, कहाँ, मुंबई में। तो 37 में सरकाया कहाँ, कोलकाता से मुंबई में, याद रखिएगा। और किसकी सिफारिशों पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग, ये भी याद रखिएगा। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापना की गई थी आरबीआई की। शक्तिकांत दास जो हैं दोस्तों वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों, ओसवार्न स्मिथ, याद रखिएगा, ओसवार्न स्मिथ, ये अंग्रेज थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सीडी देशमुख। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे फैक्ट उपलब्ध कराए होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे। नाबार्ड दोस्तों ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। एसबीआई आप लोग जान ही रहे हैं, एसबीआई बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। उरुग्वे दौर की वार्ता जो है दोस्तों, या फिर उरुग्वे दौर किससे संबंधित है, तो WTO से संबंधित है, याद रखिएगा। तो विकल्प ए। और गैट से भी संबंधित है दोस्तों। गैट की फुल फॉर्म क्या थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। दोस्तों ये संस्था जो है, ये संस्था 1944 में स्थापित हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। उसके बाद पूरे विश्व में वस्तुओं की आवाजाही और सेवाओं की आवाजाही करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में जो है दोस्तों समझौते हुए, सम्मेलन हुए, और ऐसा ही सम्मेलन दोस्तों उरुग्वे दौर मराकेश में हुआ। मराकेश कहाँ है दोस्तों, मराकेश जो है वो मैक्सिको में है दोस्तों। यहीं पर सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में दोस्तों WTO की स्थापना की गई 1 जनवरी
1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है, नागोजी ओकोंजा करके हैं, ऐसा ही टेढ़ा बेढ़ा सा नाम है, देख लीजिएगा। तो जो उरुग्वे दौर की वार्ता है वो गैट और WTO दोनों से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ गैट और WTO दोनों समझ गए होंगे। WTO का नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। हेडक्वार्टर आपको बता ही दिया है, जेनेवा में है। काम इसका क्या है, जो व्यापार है दोस्तों, वैश्विक व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके लिए नियम कानून बनाना और उनको लागू करना इसका काम है। 164 सदस्य हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत में निर्यात सर्वाधिक रहा? ये प्रश्न उस समय का करंट अफेयर्स है, छोड़ देते हैं। शुद्ध निर्यात बराबर होता है दोस्तों किसके? शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? तो निर्यात जितना किया है उसमें से यदि आयात घटा दिया जाएगा तो जो निकलेगा वो शुद्ध निर्यात निकलेगा। याद रखिएगा, कॉमन सेंस का सवाल है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान से बने प्रश्नों को देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो FW टेलर को कहा जाता है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। टेलर दोस्तों एक और वैज्ञानिक हैं, टेलर जिन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों? हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है दोस्तों? तो आयाम से मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव, गैस, इन 3 माध्यमों में ही गति करती है। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुला रहा है तो वो कितनी देर में सुनेगा? तो जवाब आएगा कि नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात की स्थिति है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। ये प्रश्न एक पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। तो विकल्प बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से बनता है कहाँ दोस्तों? रेटिना के पीछे। दूर का मतलब क्या है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर जहाँ लगा हो तो उसका मतलब केवल और केवल उसको दूर की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं देती हैं। और जहाँ निकट लगा हो, निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में, मायोपिया। तो यहाँ पर नज़दीक की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। मायोपिया मतलब मेरोपिया, मेरा पिया नज़दीक मुझको ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश के शब्दों को पूछ लेता है। तो मायोपिया और जो दूरदृष्टि होता है उसको कहते हैं हाइपरोपिया। पिया जो है वो हाइपर हो जाता है तो दूर चला जाता है, ठीक है। और मायोपिया मतलब मेरोपिया नज़दीक आ जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आवा, निकट के लिए क्या कहते हैं? आवा, मतलब मेरी तरफ आओ, तो वहाँ पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल, ठीक है। पिया जो है आता है नज़दीक, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। दूरदृष्टि में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है दूरदृष्टि को। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है, ये भी याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका दोस्तों? तो ऊष्मीय विकिरण का या फिर ऊष्मीय प्रदूषण का, याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा को कैसे उत्पादित किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम। हाल ही में दोस्तों यूरेनियम की एक खेप कहाँ से मंगाई गई है? रूस से, ये भी याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है दोस्तों किसका? अच्छा, रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं दोस्तों वो विकिरण को जन्म देते हैं, तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारण है, याद रखिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या बना है? एटम बम।
ये भी याद रखिएगा। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एकदम बच्चा प्रश्न है। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। यदि आप किसी चीज़ पर कोई बल लगाते हैं तो वो चीज़ भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। जैसे नाव पर पैर रख के जब आप चढ़ते हैं तो नाव पीछे की ओर मूव कर जाती है, इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया बल, और आपका बल आगे के लिए लगता है। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो ध्वनि के लिए दोस्तों अभी आपको ऊपर ही बता दिया, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों इनमें जो दिया गया है वो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें मूलभूत कण कौन सा है दोस्तों? तो क्वार्क जो है मूलभूत कण कहा जाता है, इसको रट लीजिएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ दोस्तों क्या पाया जाता है? क्रोमियम। निकिल भी होता है, लेकिन निकिल विकल्प में है नहीं, तो क्रोमियम सही उत्तर हो जाएगा। और कार्बन भी होता है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिएगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है दोस्तों? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो गहरा नीला रंग प्रदान करता है, और जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो लाल रंग प्रदान करता है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग, और क्यूप्रिक ऑक्साइड चटक लाल रंग, और फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग, और क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग प्रदान करता है। वनस्पति से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों? तो टीबी जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। भारत सरकार ने इसको समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। जो WHO है उसने इसको समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। और भारत में जो अभियान चलाया जा रहा है टीबी उन्मूलन के लिए, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन हैं? बच्चन साहब हैं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो आप सब जानते होंगे विटामिन डी दोस्तों। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये भी याद रखिएगा। और विटामिन बी या फिर B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से बीमारी जो होती है वो कौन सी हो जाती है? स्कर्बी। इसी में नाम छिपा है बीमारी का, एस्कॉर्बिक एसिड में ही स्कर्बी छिपा हुआ है। और जो विटामिन ई होता है जो दोस्तों नपुंसकता के लिए कारक होता है, उसका जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई। और विटामिन के जो है दोस्तों जो काटने के लिए किसको? थक्का, काय का थक्का? ब्लड का। तो विटामिन के जो है दोस्तों रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। थक्का का मतलब क्लाट को सी से ना पढ़कर के से पढ़िएगा, KLOTT क्लाट। वैसे होता है CL, लेकिन आपको के पढ़ना है तभी याद रहेगा। थक्का जमाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? उत्पादक करते हैं। जैविक आप सभी जानते हैं, पौधे वगैरह जो हैं वो उत्पादक कहे जाते हैं,
और पौधे जो हैं दोस्तों मृदा से पोषण लेते हैं, तभी तो तैयार होते हैं। और उनको कौन खा लेता है? प्राथमिक उपभोक्ता उनका उपभोग कर लेते हैं। तो उत्पादक जो हैं दोस्तों देखिए, जैविक और अजैविक के बीच कड़ी की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिचौलिया की तरह। अजैविक क्या है? मृदा वगैरह और जो तत्व हैं वो अजैविक हैं। जैविक कौन है? उत्पादक। जैविक और अजैविक घटक आपस में संबंधित होते हुए एक दूसरे से परस्पर क्रियाकलाप करते हैं और प्रकृति एवं खाद्य श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उत्पादक जैविक एवं अजैविक जगत के संगठकों के मध्य बिचौलिया होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा भोज्य पदार्थ बनाते हैं। कौन? पौधे दोस्तों। एवं या फिर उत्पादक अपनी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं। कौन? उत्पादक। एवं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से विकल्प सी ही सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। इनको CFC भी कहा जाता है। और इसको ओजोन के क्षरण को कम करने को लेकर देशों में चिंता हुई और देश जो हैं इससे निपटने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में इकट्ठे हुए और वहीं पर एक समझौता हुआ जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये कब हुआ दोस्तों? 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं? और ओजोन को जो नापने की इकाई है वो क्या है दोस्तों? डाप्सन। ये भी पूछ लिया जाता है। रासायनिक सूत्र इसका O3 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो है ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है, बाकी सभी हरित गृह गैसें हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप सभी को पता है 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से। और दोस्तों हाल ही में इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस उपलक्ष्य में दोस्तों असम में क्या एक सम्मेलन हुआ, उसका नाम था गज महोत्सव। गज महोत्सव मनाया गया, याद रखिएगा। सम्मेलन नहीं, महोत्सव। गज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? असम में हुआ। तो 1991-92 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या को कम करने के लिए हुआ था। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। यही कथन गलत है, सभी हाथियों पर केंद्रित है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया। याद रखिएगा, प्रायोजित जो योजना होती है उसमें केंद्र, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों पैसा लगाते हैं। और जो केंद्र की योजना होती है केवल, उसमें केवल और केवल केंद्र ही पैसा लगाता है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की दोस्तों। कहाँ? चेन्नई में। करंट अफेयर्स का सवाल है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। यूपी स्पेशल देख लेते हैं। लखनऊ महानगर के संबंध में कौन से कथन सही हैं? एकदम रट लीजिएगा। और लखनऊ की अक्षांशीय है, और मुझे याद नहीं आ रहा, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति और विस्तार याद कर लीजिएगा। पहला कथन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने इस नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। यह कथन भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। यही कथन गलत है दोस्तों। लगभग 50% से ज़्यादा क्षेत्र पर रिहायशी क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो कथन 1 और 2 सही हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नवाब आसफुद्दौला ने 1775 में इसकी स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों,
55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है दोस्तों? तो थारू, आपको पिछली क्लास में भी बताया था। इससे सिद्ध होता है कि किस तरह से रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। गुड कंडीशन दोस्तों किसकी है? गुड कंडीशन में कौन सी जनजाति? गुड बोले तो गोंड, मतलब सबसे बड़ी जनजाति यूपी की कौन सी है? गोंड। दूसरे स्थान पर खरवार और तीसरे स्थान पर है थारू, जो कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। यहीं पर दोस्तों दलहन केंद्र भी यहीं पर है। कहाँ पर? कानपुर में। और यहीं पर चीनी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र है, ये भी याद रखिएगा। प्रयागराज किस लिए जाना जाता है दोस्तों? प्रयागराज जो है दोस्तों अमरूद के लिए जाना जाता है। अमरूद में भी कौन सा? सुरखा अमरूद, जो लाल वाला होता है। और दोस्तों आंवले के लिए इसका नज़दीकी जो जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़, PTPG। प्रतापगढ़ जो है आंवले के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो आपको कल भी बताया था, मतलब पिछली वीडियो में भी बताया था, बुंदेलखंड क्षेत्र का है आल्हा दोस्तों। चंदेल जो शासक थे, चंदेल शासक थे दोस्तों, इनका बुंदेलखंड पर उस समय शासन था। बुंदेलखंड को उस समय जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों उस समय चंदेल जो शासक थे उनका इस पर शासन था, किस पर? जेजाक भुक्ति पर। चंदेल शासकों की स्थापना किसने की थी? मतलब चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, नन्नुक ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक हुआ था परिमार्दी देव, ये अंतिम चंदेल शासक था। और इसी के सेनापति थे कौन? आला और ऊधल। आला ऊधल दोनों भाई थे दोस्तों, बहुत ही पराक्रमी थे और बहुत ही बलशाली थे। इन्होंने पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के याद में, इन्हीं की महिमा का वर्णन किया जाता है इस लोकप्रिय गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। आल्हा उसी को कहते हैं। तो ये बुंदेलखंड का संगीत है, याद रखिएगा। वीर रस प्रधानता में है इसमें। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो लगभग 85% है। मेथा या फिर मेंथा दोस्तों, जो मिंट वगैरह होता है, जो ठंडे पाउडर वगैरह होते हैं, उसमें इसका तेल डाला जाता है। पुदीना की तरह इसका पौधा होता है, खेतों में उपजाया जाता है, फिर इसकी पेराई होती है, वहाँ से तेल निकाला जाता है। जो पश्चिमी यूपी के लोग होंगे उनको बखूबी पता होगा। मेंथा होता है, शिवाली होता है, उससे भी ठंडा तेल ही निकलता है। शिवाली एक हो गया, तुलसा, ये भी ठंडा तेल ही देता है। तो ये सब जो हैं तेल वाली फसलें हो गई हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बरेली। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? दिया सलाई या फिर माचिस के लिए भी बरेली जाना जाता है। प्रयागराज आपको बता ही दिया है किस लिए। यहाँ पर उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र भी स्थित है। सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं भाई, केंद्र। और अमरूद तो आपको बता ही दिया है। वाराणसी दोस्तों सब्जी अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको छोड़ते हैं। वाराणसी आपको इतना याद रखिएगा कि जो दिया सलाई, अरे नहीं यार, दिया सलाई कैसे? दिया सलाई तो बरेली हो गया। वाराणसी सब्जी अनुसंधान केंद्र के लिए, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। और वाराणसी जो है SCO की सांस्कृतिक राजधानी भी है, ये भी याद रखिएगा। मुरादाबाद दोस्तों पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद। बरेली आपको बता ही दिया, सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है, बरेली का सुरमा। और झुमका भी यहीं गिरा था, ये भी याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो अभी आपको बताया वाराणसी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी के बर्तन दोस्तों कहाँ? निजामाबाद, मतलब आजमगढ़। आजमगढ़ में निजामाबाद है, वहाँ पर काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसको ब्लैक पॉटरी भी कहा जाता है। तो ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो खुर्जा में बनाए जाते हैं। खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। पीतल नगरी आपको बता ही दी, मुरादाबाद है, यहाँ पर पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। सीसा शिल्प कृति जो है दोस्तों वो फिरोजाबाद। सीसा शिल्प कृति का मतलब चूड़ियों से है। तो चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला है चूड़ियों के लिए? तो फिरोजाबाद। नीली पीली चूड़ियाँ खन खन करती हैं। तो ये हो गया 88वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो भ्रमित नहीं होना, कानपुर में नहीं बल्कि आगरा में है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। रीजनिंग के सवालों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनको आपको नहीं छोड़ना है। सारे चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों, सबको चुन चुन के लगाना है। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस का जो मेंस हुआ करता था पहले 2012 से लेकर 2017 तक, उसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं गणित और रीजनिंग दोनों के, उन सब को चुन चुन के कर लेना है। बस इतना कर लेंगे तो इतने से ही पूरा काम हो जाएगा आपका। आपको मोटी मोटी किताबें और बड़े बड़े वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स के लिए आपको अचूक मार्क सामग्री क्लास देता ही हूँ, उसको और इनरिच कर दिया है। उसमें जो मैगजीन रहती हैं उनकी जो वेबसाइट होती है दोस्तों, उनसे आपको कंटेंट समाहित करके दिया जा रहा है और कुछ पत्रिकाओं का भी सहारा लिया जा रहा है। तो वो और ज़्यादा मार्क उसको बना दिया गया है। तो केवल और केवल उसको पढ़ लीजिए, बाकी जो परीक्षा से पहले मैगजीन आएगी घटनासार, उसको आपको करा दूंगा। तो इस तरह से जो करंट अफेयर्स होगा आपका वो एकदम मजबूत हो जाएगा। राज्य दिए गए, स्थापना दी गई है। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, यहाँ 62 है, गलत दिया है। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। और तेलंगाना की आप लोग जानते ही हैं 2014 में हुई थी। सिक्किम 1975 में बना था, याद रखिएगा। महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष पर होता है? तो 12वें वर्ष में होता है, याद रखिएगा। कुंभ जो है 4 जगह पर होता है भारत में। हरिद्वार में होता है, उत्तराखंड हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है और नासिक में होता है। एक जगह और है, कौन सी? उज्जैन। इन 4 स्थानों पर भारत में कुंभ होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे होता है, याद रखिएगा। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है, याद रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे। हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है। तो ये कुंभ हो गया। समाचार पत्र देखते हैं दोस्तों। बंगाली किसका है? बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है या फिर SN बनर्जी का है। वंदे मातरम अरविंद घोष का है। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो किसकी है? जोगेंद्र नाथ बोस की है। फिर बचा कौन? बंगवासी। देख लेते हैं बंगवासी किसका है। थोड़ा मुझसे गलती हुई है। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस का है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी या SN बनर्जी का है। वंदे मातरम अरविंद घोष का। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो मोतीलाल घोष की है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी दोस्तों किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं, पाणिनि की है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महापतंजलि वही थे जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे दोस्तों। इन्होंने 2 अश्वमेध कराए थे, याद रखिएगा। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, अयोध्या अभिलेख से, याद रखिएगा। निरुक्त की रचना जो है दोस्तों किसने की थी? निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। और बचा कौन? वार्तिका। उसकी रचना किसने की थी? कात्यायन ने। कात्यायन से याद आया,
वात्स्यायन। वात्स्यायन ने दोस्तों किसकी रचना की थी? कामसूत्र की रचना की थी, ये भी याद रखिएगा। फिर कुछ रचनाएं दी गई और बताना है किससे संबंधित है। स्तूप सांची से संबंधित है, सांची का स्तूप आपने सुना होगा। चित्रकारी दोस्तों बाघ की गुफाओं में है, महाराष्ट्र में। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति दोस्तों कहाँ से मिली है? मथुरा से। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। अब दशावतार मंदिर आपको अलग अलग मिलता होगा, कहीं झांसी लिखा होता, कहीं ललितपुर लिखा होता, कहीं देवगढ़। दोस्तों झांसी मंडल है, और झांसी मंडल में एक जिला है ललितपुर, और ललितपुर में एक स्थान है कौन सा? देवगढ़। उम्मीद करता हूँ सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। तो इसी देवगढ़ की बात की गई है। तो 3 में से कोई एक मिले उसको कर देना। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक या करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको छोड़िए और खेलों के पीछे ज़्यादा मत भागिए। निम्नलिखित में से एक से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो शिक्षा तो डालेगी ही डालेगी, चिकित्सकीय देखभाल बोले तो स्वास्थ्य भी डालेगा, प्रशिक्षण भी डालेगा। क्या नहीं डालेगा? सिंचाई। सिंचाई कहाँ प्रभाव डालेगी? सिंचाई आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालेगी। अच्छी सिंचाई मिलेगी तो बेहतर फसलें होंगी, बेहतर फसलें होंगी तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में भाइयों मध्य प्रदेश जो है इसका कोई भी हिस्सा दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है। बाकी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तो 8 जिले दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। एक राज्य और है राजस्थान, इसके भी लगभग 2 जिले जो हैं इससे सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। राजस्थान के कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। 120 प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश किसकी रचना है? एमजी रानाडे की। नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक की। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले की है। और इंडियन मिरर जो है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर की नहीं है, बल्कि इंडियन मिरर जो है दोस्तों एफएसटी की रचना है, बोले तो फिरोज शाह मेहता की कृति है। एमजी रानाडे की बात करें दोस्तों तो एमजी रानाडे जो थे एमजी रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। तो तीनों को याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद बोले तो जो PYQs हैं जीएस वाले, इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग हिंदी को चालू कर देंगे और उसको भी धीरे धीरे कर लेंगे। समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अक्टूबर आ ही गया है, तो अभी तक नहीं जागे हो तो जाग जाओ, इसके बाद देर हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाइए। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।